हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस, उसके बाद डिस्ट्रक्टर्स, उसके बाद फिर इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ऊप्स और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस और कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो चलिए आज हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की बात करते हैं। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज जस्ट लाइक द मेंबर फंक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैन बी ऑल्सो ओवरलोडेड, मतलब कंस्ट्रक्टर को भी हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट व्हेन यू हैव अ बोथ डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइंड इन योर क्लास, अगर आपके क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी है, तो यू आर हैविंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, वन विथ नो पैरामीटर एंड अदर विथ पैरामीटर। एक जो है पैरामीटर होता है, एक पैरामीटर नहीं रहता है, तो आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आपका वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वो यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास विथ दैट आर डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, आपके एक क्लास में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन पैरामीटर्स उनका डिफरेंट होना चाहिए। जो पैरामीटर लिस्ट है, जैसे आप एक कंस्ट्रक्टर ले रहे हो तो ये पैरामीटर जो है ये अलग अलग आपके होने चाहिए। ठीक है, अगर सेम पैरामीटर रहेगा तो ये एरर आ जाएगा। तो आप पैरामीटर डिफरेंस करते रहो, आप जितना चाहो उतना कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन कर सकते हो। तो यू हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टर्स की। देखिए डिस्ट्रक्टर इसका मतलब जस्ट एंटोनिम से अपोजिट है इसका। वो कंस्ट्रक्टर मतलब कॉल करता है, ये आपको डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल क्लास फंक्शन विच डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट एज सुन एज द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड्स। जैसे ही आपका जो ऑब्जेक्ट का जो स्कोप एंड हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। देखिए ये कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली कॉल करके डिस्ट्रक्ट कर देता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है आउट ऑफ स्कोप जाता है वो, तो बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली कंपाइलर उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है। द सिंटैक्स फॉर डिस्ट्रक्टर इज सेम एज द फॉर कंस्ट्रक्टर। जैसा आपका मतलब कंस्ट्रक्टर का था वैसा ही सिंटैक्स आपका डिस्ट्रक्टर का रहेगा। द क्लास नेम इज यूज फॉर द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर विथ, एक इसमें आपका एक साइन आएगा जिसको हम लोग टिल्ड के नाम से जानते हैं। जो भी आप डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्ट करोगे तो इससे पहले ये आपका साइन देना पड़ेगा। जैसे ये एग्जांपल ये है, जैसे मैंने कोई क्लास आपका डिफाइन किया क्लास ए, उसको मैंने पब्लिक किया। ठीक है, वो भी आप मेरा यहाँ पैरामीटर या स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये जो डिफाइन कर रहा हूँ डिस्ट्रक्टर, तो आपको पहले डिस्ट्रक्टर के पहले आपको ये टिल्ड का साइन को शो करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन सकते हैं डिस्ट्रक्टर से ही। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करा दिया। डिस्ट्रक्टर्स विल नेवर हैव एनी आर्गुमेंट। डिस्ट्रक्टर्स में कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट होते थे, लेकिन डिस्ट्रक्टर्स में एक कोई भी आर्गुमेंट आपका नहीं होगा। मॉडिफायर कांट बी अप्लाइड इन डिस्ट्रक्टर्स, और डिस्ट्रक्टर्स में मॉडिफायर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो बेसिक छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं इसके, तो क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं। तो ये बेसिक जो चीज़ है वो आप याद रख लेना। अब चलिए एक दिस करके कीवर्ड आता है आपका सी प्लस प्लस में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस पॉइंटर की इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, दिस इज ए कीवर्ड दैट रेफर्स टू द करेंट इंस्टेंस। ये क्या रेफर करता है? करेंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास के जो करेंट इंस्टेंस होता है उसको ये रेफर करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। दिस कीवर्ड दैट रेफर्स टू द करेंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। देयर कैन बी 3 मेन यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का हम लोग मेजर यूज जो आपका वो दिया गया है। इट कैन बी यूज टू पास द करेंट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू द अनदर मेथड के। दूसरे मेथड के लिए आप इसको करेंट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर आप यूज कर सकते हैं।
इट कैन बी यूज टू रेफर करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, आप इसको करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल के तरह भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू डिक्लेयर इंडेक्सर्स, इसको आप इंडेक्सर्स डिक्लेयर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग फ्रेंड फंक्शन की। फ्रेंड फंक्शन क्या है? देखिए, in a function is defined as a friend function in C++, then the protected and private data, जो protected और private data होते हैं of a class can be accessed using the function। protected और private data class का जो है वो access किए जा सकते हैं friend function से by using the keyword। आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, कौन सा है? अलग से फ्रेंड करके, ये फ्रेंड जो कीवर्ड है आपको अलग से यूज करना पड़ेगा। कंपाइलर नो द, तब भी कंपाइलर जाने कि हाँ ये फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है, जैसे आपको सिंटेक्स को दिखाता हूँ आपको। फॉर एक्सेसिंग द डेटा द डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन शुड बी डन इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास स्टार्टिंग विद द कीवर्ड फंक्शन। जो फ्रेंड फंक्शन है, देखिए जैसे क्लास मैंने कोई डिक्लेयर किया, एक क्लास है मेरा, एक क्लास नेम जो हो जाएगा, तो आपको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा इस क्लास के अंदर में ये कीवर्ड फ्रेंड कीवर्ड, उसके बाद जो डेटा टाइप रहेगा, उसके बाद जो फंक्शन नेम रहेगा, उसके बाद जो उसका आर्गुमेंट्स रहेगा। तो आपको पहले इसमें एक फ्रेंड कीवर्ड देना पड़ेगा, तभी ये फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन समझ में आएगा इसको। अब एक्सेस स्पेसिफायर की बात कर लेते हैं। यू आर क्वाइट फेमिलियर विद, देखिए पब्लिक कीवर्ड से आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो गए होंगे कि पब्लिक कीवर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं आखिर। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे क्लास, माई क्लास हमारा क्लास है, ठीक है। एक पब्लिक जो है ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। क्लास मेंबर, अब जो भी आप डिक्लेयर करोगे क्लास मेंबर वो यहाँ डिक्लेयर होगा, तो एक तरह से आपका एक्सेस स्पेसिफायर का ये पब्लिक का एक एग्जाम्पल था, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग यहाँ द पब्लिक कीवर्ड एज एन एक्सेस स्पेसिफायर। यह क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइंस के हाउ द मेंबर एंड, जो मेंबर होता है, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस, उसको कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इन द एग्जाम्पल अबव द मेंबर आर पब्लिक, जो ऊपर एग्जाम्पल था इस मेंबर ने डिक्लेयर किया था पब्लिक, विच मीन्स दैट, उसका मतलब ये है कि दे कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाई फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कोड। अगर कोई भी चीज़ आप फंक्शन या कोई डिक्लेयर कर रहे हो, अगर पब्लिक आप डिक्लेयर कर रहे हो तो वो प्रोग्राम में कहीं भी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द कोड भी, ठीक है। ये पब्लिक का हो गया, मतलब वो पब्लिकली हो गया वो। जैसे व्हाट इफ यू वांट टू मेंबर टू प्राइवेट एंड हिडन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, तो सी प्लस में 3 एक्सेस स्पेसिफायर है। एक पब्लिक है, पब्लिक का मतलब ये होता है कि एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास। एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब है कि मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास, कोई आउटसाइड ऑफ द क्लास का इसको एक्सेस नहीं कर सकता, जो भी इसके प्राइवेट हैं वहीं ये एक्सेस हो सकता है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास, क्लास के आउटसाइड में एक्सेस नहीं होगा। हाउएवर दे कैन बी एक्सेस इनहेरिटेड क्लासेस, जो इसके इनहेरिटेड क्लासेस होंगे वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यू विल लर्न, जो हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में, कि इनहेरिटेड क्लासेस क्या होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी डेमोन्स्ट्रेट द पब्लिक एंड प्राइवेट कीवर्ड। देखिए एक क्लास लिया हमने, माई क्लास, पब्लिकली मैंने डिक्लेयर किया इंट एक्स, ठीक है। इंट एक्स को मैंने पब्लिकली डिक्लेयर किया, ठीक है। एक प्राइवेट लिया हमने इंट वाई को, इसको मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया, ठीक है। अब मेन फंक्शन में इसको हम लोग एक्सेस करेंगे। अब मेन फंक्शन लिया हमने, मेन फंक्शन लिया, एक मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया माई क्लास माई ओबीजी। अब हम एक्सेस कर रहे हैं माई ओबीजी डॉट एक्स इक्वल टू 25, तो ये आपका अलाउ हो जाएगा, एक्स आप कर सकते हैं, लेकिन माई ओबीजी डॉट वाई इक्वल टू 50, ये मेरा मतलब कोई स्टैटिक वैल्यू ले लिया मैंने, इस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वैल्यू कोई भी ले सकते हैं हम। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट वाई इक्वल टू 50 नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट है, ये मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया यहाँ, तो आप यहाँ इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते।
क्यों कि प्राइवेट मेंबर जो है वो एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास नहीं होता है, वो प्राइवेट मेंबर में ही होगा। और पब्लिक का ये था कि वो कहीं भी एक्सेस हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर आप प्रोग्राम रन कराओगे तो ये आपका एरर आ जाएगा कि वाई इज प्राइवेट है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास यूजिंग द पब्लिक मेथड। पॉसिबल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास यूजिंग द पब्लिक मेथड इनसाइड द सेम क्लास। तो ये हम लोग अब पढ़ेंगे किसमें, इनकैप्सुलेशन में, कॉन्सेप्ट के बारे में। अब C++ इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं। इनहेरिटेंस होता क्या है? ठीक है, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस which one object acquire all the properties and behavior of its parent object। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो जो पूरा प्रॉपर्टीज होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, वो एक पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उसको एक्वायर कर लेता है। इन सच वे यू कैन रीयूज। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो थोड़ा सिंपल हो जाता है, उसको हम लोग क्या है रीयूज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर which are defined in other classes. In C++, the class which inherit the member of the another class, C++ में अगर क्लास विच इनहेरिट द मेंबर ऑफ अनदर क्लास, कोई क्लास किसी अनदर मेंबर क्लास को कोई इनहेरिट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव क्लास। ठीक है, एंड द क्लास हुज मेंबर आर इनहेरिटेड, और जो इनहेरिटेड हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे बेस क्लास। द डिराइव क्लास इज स्पेशलाइज्ड क्लास फॉर द बेस क्लास। इसको हम लोग एक यहाँ से समझेंगे ताकि ये और क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाए। देखिए, इन C++ इट्स पॉसिबल टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट एंड मेथड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। एक क्लास से आप दूसरे क्लास में आप इनहेरिट कर सकते हैं। उसी को हम लोग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसको 2 पार्ट में हम कैटेगराइज किए हैं। एक होता है आपका डिराइव क्लास, आप जिसको हम लोग चाइल्ड क्लास या सब क्लास भी बोलते हैं। ये वर्ड जो है टर्मिनोलॉजी, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिराइव क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं या फिर सब क्लास, या जो किसी क्लास से जो ड्राइव हुआ हो, वो जहाँ से वो निकला हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास या सब क्लास। ठीक है, द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम द अदर क्लास, उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइव क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास। एक होता है आपका बेस क्लास, जिसको आप पेरेंट क्लास बोल सकते हो या फिर सुपर क्लास भी बोल सकते हो। द क्लास बीइंग इनहेरिटेड, जो जिससे क्लास इनहेरिट हो रहा हो, फ्रॉम टू इनहेरिट फ्रॉम द क्लास यूज द सिंबल, ये हम लोग सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, कोलन का। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से, ये आपको बेसिक चीज आपको याद रखनी है इनहेरिटेंस में, डिराइव क्लास एंड बेस क्लास क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इन एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे कि कार क्लास, जैसे मैंने कोई कार क्लास लिया, यह एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है, इनहेरिट द एट्रीब्यूट एंड मेथड फ्रॉम द व्हीकल क्लास। एग्जाम्पल एक बार से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने एक बेस क्लास लिया। बेस क्लास वो है जिससे क्लास इनहेरिट किया जा रहा हो। ठीक है, एक व्हीकल करके मैंने क्लास डिफाइन किया, उसको पब्लिक किया, पब्लिकली मैंने डिक्लेयर किया स्ट्रिंग ब्रांड इक्वल टू फोर्ड, वॉइड एक फंक्शन डिक्लेयर किया इसके अंदर हॉन्क के। उसके बाद हमको मतलब प्रिंट कराना है, कोई भी फंक्शन आप प्रिंट करा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने एक ड्राइव क्लास लिया। ठीक है, ड्राइव क्लास, इस क्लास कार, ये कार हमारा क्या हो गया, डिराइव क्लास। अब ये व्हीकल क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया, ये व्हीकल आपका बेस क्लास हो गया। तो ये बेस क्लास यहाँ आ गया। इसका मतलब ये है कि जो व्हीकल है वो कार से क्या हो रहा है, व्हीकल से कार इनहेरिट हो रहा है। ये तो ये आपका पेरेंट क्लास हो जाएगा, ये आपका चाइल्ड क्लास हो जाएगा, या सुपर क्लास बोल लीजिए, या इसको आपको सब क्लास बोल लीजिए। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, उसको मैंने फिर पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि स्ट्रिंग मॉडल इक्वल टू
मस्तांग। अब मैंने एक मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब उसको हम एक्सेस करेंगे। तो अब हमने जब इनहेरिट कर लिया, अब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे माई कार डॉट होंग, तो ये मैंने बेस क्लास से होंग को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आप प्रिंट जो भी कराना हो आप करा सकते हो। तो ये आपका मतलब ड्राइव क्लास और बेस क्लास का एग्जाम्पल था। तो ठीक है, अब एक्सेस कंट्रोल एंड इनहेरिटेंस। A drive class can access all the non-private member of its base class। एक ड्राइव क्लास जो है एक्सेस कर सकता है all non-private member of उसके बेस क्लास से। जो भी ड्राइव क्लास होगा उसके नॉन प्राइवेट मेंबर से वो एक्सेस कर सकता है। द बेस क्लास मेंबर दैट शुड नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द मेंबर फंक्शन ऑफ द ड्राइव क्लासेस एंड शुड बी डिक्लेयर प्राइवेट इन द बेस क्लास। प्राइवेटली आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा वहाँ, ताकि वो एक्सेस नहीं हो। ठीक है, वी कैन समराइज द डिफरेंस एक्सेस टाइप मोडिंग, वी कैन सी देखिए। अब जो भी एक्सेस मोड है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे वो वर्क करता है। ये एक्सेस हो गया आपका, ये पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है एंड प्राइवेट है। देखिए अगर क्लास सेम है तो आप पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो, आप प्राइवेटली भी, अगर क्लास सेम है तो। अगर वो क्लास आपका ड्राइव क्लास है तो ड्राइव क्लास कहाँ कहाँ, अगर पब्लिक है तो एक्सेस हो जाएगा, प्रोटेक्टेड है तो लेकिन सेम क्लास में एक्सेस होगा, प्राइवेट आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं ड्राइव क्लास में। आउटसाइड क्लास में क्या होता है कि आउटसाइड क्लास में सिर्फ पब्लिक ही एक्सेस हो सकता है, सिर्फ पब्लिक ही एक्सेस होगा। आप प्रोटेक्टेड भी एक्सेस नहीं कर सकते, प्राइवेट भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं आपके प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड से, कौन सा क्लास आप एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा क्लास आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ए डिराइव क्लास इनहेरिट ऑल द बेस क्लास मेथड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस है जिसमें ड्राइव क्लास जो है वो इनहेरिट, ड्राइव क्लास इनहेरिट ऑल द बेस क्लास को इनहेरिट कर सकता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं आपका देख लीजिए। जैसे कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, ये आपके एक्सेप्शन है, ये आपके इनहेरिट नहीं होंगे। ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑफ द बेस क्लास, जो बेस क्लास का जो ओवरलोडेड ऑपरेटर होगा वो एक्सेस नहीं होगा। फ्रेंड फंक्शन ऑफ द बेस क्लास, अगर बेस क्लास का अगर कोई फ्रेंड फंक्शन है तो वो भी आपका एक्सेस नहीं होगा। ये आपके एक्सेप्शन हैं। ठीक है, देखिए ये बेस क्लास ऑफ द मेंबर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है, ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। जैसे अगर वो पब्लिक है तो पब्लिक आप एक्सेस हो सकता है इनहेरिटेंस में, प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड में हो जाएगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट एक्सेस हो सकता है। जैसे अगर आपने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया तो पब्लिकली में तो आपको सभी एक्सेस हो सकते हैं, वो प्राइवेट वाला भी एक्सेस कर लेगा, प्रोटेक्टेड वाला भी एक्सेस कर लेगा, पब्लिक वाला तो करेगा ही एक्सेस। अगर आपका प्रोटेक्टेड है बेस क्लास तो प्रोटेक्टेड में एक्सेस होगा, पब्लिक में एक्सेस होगा, प्रोटेक्टेड में होगा एंड प्राइवेट वाले में भी वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्राइवेट है बेस क्लास तो कहीं एक्सेस नहीं होगा आपका। ठीक है, ये आपका बेस क्लास का कॉन्सेप्ट था। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के आपके इनहेरिटेंस होते हैं। देखिए तो C++ में आपका इनहेरिटेंस, एक पहला इनहेरिटेंस आपका सिंगल inheritance। In a single inheritance, a class is allowed to inherit from the only one class। इसमें आपको एक ही क्लास इनहेरिट किया जाएगा, वन क्लास। वन सब क्लास इज इनहेरिटेड बाय द वन बेस क्लास। तो एक कोई सब क्लास होगा जो उसके बेस क्लास से इनहेरिट होगा, उसको हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे क्लास ए आपका बेस क्लास हो गया, क्लास बी आपका डिराइव क्लास हो गया, तो ये इस क्लास से इनहेरिट हो गया है, इसको हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसका एग्जांपल देख लीजिए आप। से मैंने एक क्लास लिया जिसका क्लास का नाम है सब नेम, ये आपका एक्सेस मोड है, ये आपका बेसिक मतलब सिंटैक्स है इसका, ये बॉडी ऑफ क्लासेस।
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने एक बेस क्लास दिया व्हीकल करके, ठीक है। पब्लिकली मैंने व्हीकल एक डिक्लेयर किया, तो फंक्शन डिक्लेयर किया, और फंक्शन के अंदर में जो भी इसके ये स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है। अब मैंने एक सब क्लास डिराइव किया फ्रॉम द टू बेस क्लासेस से। किससे? बेस क्लासेस से। तो ये जो व्हीकल था आपका ये बेस क्लास से, इससे हम इनहेरिट हो रहा है ये कौन? कार क्लास। तो कार आपका क्या हो जाएगा? सब क्लास या चाइल्ड क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन में हम किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं? तो क्रिएट एक ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको इन्वोक करेंगे कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास को। तो मैंने एक कार ऑब्जेक्ट लिया, रिटर्न 0 किया। कार ऑब्जेक्ट लेकर के आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो मेन फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद आता है एक मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ अ फीचर ऑफ C++ वेयर ए क्लास कैन इनहेरिट from more than one classes, from more than one classes, one subclasses is inherited from the more than one base classes। इसमें ये होता है आपका सब क्लास एक ही रहेगा, जैसे ये आपका ड्राइव क्लास या सब क्लास एक ही रहेगा, लेकिन आपका जो बेस क्लास है वो 2 हो जाएंगे। मोर देन वन, बेस क्लास उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्वेश्चन यहीं से बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं आपके। मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो होते हैं, तो क्वेश्चन आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं आपके थ्योरी लेवल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप कन्फ्यूज़न में मत रहना, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीपल में क्या होता है कि इसमें आपका 2 मोर देन वन बेस क्लास होता है, मोर देन वन बेस क्लास, और एक ही उसका ड्राइव क्लास होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं इसके, फिर भी आप देख सकते हो सिंटैक्स है इसका ये। जैसे मैंने एक क्लास लिया सब क्लास, एक ये आपका बेस क्लास, ये बेस क्लास 2 है, तो दो बेस क्लास हम लोग इसमें यहाँ एक्सेस करते हैं। मोर देन वन भी आप 2-3 जितने बेस क्लास हो सकते हैं, लेकिन सब क्लास उसका एक ही रहेगा, तभी आपका ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक बेस क्लास क्रिएट किया यहाँ व्हीकल करके, ठीक है। वो पब्लिकली मैंने व्हीकल एक कंस्ट्रक्टर ले लिया आपका, जो मैंने ये फंक्शन डिक्लेयर कर दिए आपके व्हीकल में। मैंने एक अब बेस क्लास लिया, ठीक है, ये आपका बेस क्लास ले लिया मैंने। क्लास 4 व्हीलर ले लिया एक बेस क्लास, पब्लिकली उसको डिक्लेयर कर दिया कि 4 व्हीलर के ये फंक्शंस हो गए, ठीक है। मैंने एक और ले लिया बेस क्लास। अब इस बेस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लास कार है, तो इसमें हम लोग एक व्हीकल और 4 व्हीलर को, मतलब एक कार आपका ड्राइव क्लास है जिसको सब क्लास बोलेंगे, और ये दो आपके बेस क्लास हो गए, एक ये और ये आपके 2 बेस क्लास को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद आप मेन फंक्शन डिक्लेयर कीजिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कीजिए और फिर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो था आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ए ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम द अनदर ड्राइव क्लास। कोई एक ड्राइव क्लास है वो क्रिएट होता है अनदर ड्राइव क्लास से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल। आपको पता चल रहा है कि लेवल मल्टी लेवल मतलब बहुत सारे लेवल से वो क्लास बना हुआ होगा। तो देखिए ये आपका ड्राइव क्लास था, ये आपका ड्राइव क्लास हो गया क्लास ए, एंड क्लास बी ये ड्राइव क्लास इससे आया है और ये इससे आया है। तो इस टाइप का जो होता है लेवल वाइज कि जो एक से ड्राइव क्लास से दूसरे ड्राइव क्लास से एक और ड्राइव क्लास जो होता है, तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। देखिए इसका प्रोग्राम, मैंने एक व्हीकल लिया आपका क्लास,
पब्लिकली मैंने व्हीकल को डिक्लेयर किया, फंक्शन दिए इसके, ठीक है। उसके बाद एक 4 व्हीलर लिया मैंने क्लास, और इसको इससे एक्सेस करा रहे हैं। ये क्या है आपका, ये आपका बेस क्लास हो जाएगा, ये आपका सब क्लास हो जाएगा। तो ये इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने 4 क्लास क्या ले लिया, आपका कंस्ट्रक्टर ले लिया, उसके बाद इसके फंक्शन दे दिए। उसी तरह से एक क्लास कार ले लिया, ये भी आपका बेस क्लास है। एक अनदर हम 4 व्हीलर को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये आपका मल्टी लेवल हो जाएगा। यहाँ भी एक्सेस कर, ये इसको एक्सेस कर रहा है, इसको यहाँ ये एक्सेस कर रहा है। तो ये लेवल वाइज जो आता है आपका, तो इस टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है, सॉरी, इस टाइप का जो एक्सेस होता है क्लास को, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। एक होता है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। In this type of inheritance, more than one subclass is inherited from a single base class. एक सिंगल बेस क्लास से मोर देन वन सब क्लास आपको इनहेरिट होंगे। जैसे ये क्लास जी है, एक बेस क्लास है, इससे ये इनहेरिट हुआ, ठीक है, फिर इससे ये 2 इनहेरिट हुए। तो इस टाइप के क्लास को हम लोग बोलते हैं क्या, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के देख लेते हैं एक बार। जैसे मैंने ये आपका बेस क्लास ले लिया व्हीकल, पब्लिकली मैंने इसको एक कंस्ट्रक्टर लिया, डिक्लेयर किया फंक्शंस वगैरह ये। अब कोई ये मैंने फर्स्ट सब क्लास लिया, पहला का मेरा सब क्लास ये रहेगा क्लास कार, ये फर्स्ट सब क्लास हो गया, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन है, अब सेकंड सब क्लास किया, एक क्लास बस लिया, ये आपका सब क्लास था, ये आपका बैलेंस क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपका सेकंड सब क्लास लिया। अब मैं मेन फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेन फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये होता है हाइब्रिड, या फिर उसको हम लोग वर्चुअल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, हाइब्रिड या वर्चुअल इनहेरिटेंस। या वर्ड से कंफ्यूजन मत होना, हाइब्रिड को ही हम लोग वर्चुअल इनहेरिटेंस बोलते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंटेड बाय द कंबाइनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ये मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को कंबाइन करके बनाया गया है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कंबाइनिंग हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस को इसको कंबाइन करके बनाया गया है हाइब्रिड इनहेरिटेंस को, ठीक है। जैसे बिलो इमेज शो दैट जैसे क्लास एफ है, ये आपका एक बेस क्लास हो जाएगा, आपका ये बेस क्लास हो जाएगा, ये आपका एक मतलब सब क्लास हो जाएगा। तो ये सब क्लास इसको भी एक्सेस कर रहा है, इसको भी एक्सेस कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्चुअल हो जाएगा। यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड में वर्चुअल कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इसको एक्सेस कर रहा है, ये इसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। उसका जो फिर देखिए एग्जाम्पल सबका आपका एक ही रहेंगे, लेकिन जो सब कॉन्सेप्ट है वो सबका अलग अलग आपका रहेगा। एक्सेस करने का जो तरीका है वो अलग अलग रहेगा। बेस क्लास वही रहेगा आपका, व्हीकल मैंने डिक्लेयर किया व्हीकल, उसके बाद एक पब्लिकली मैंने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया, उसके बाद ये फंक्शन दिया, ठीक है। बेस क्लास लिया, फिर क्लास फेयर पब्लिकली डिक्लेयर किया मैंने फेयर को, उसके बाद फिर उसके कुछ फंक्शन दिए, उसके बाद फर्स्ट सब क्लास लिया, उसके बाद सेकंड सब क्लास को एक्सेस कराएंगे। इसमें बहुत सारे मतलब कंबाइन हो जाते हैं हायरार्किकल और वो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस को। देखिए यहाँ पर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज़ किया गया है। तो इनमें बहुत सारे इनहेरिटेंस को कंबाइन करके बनाया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल या फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इन C++। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है।
देखिए ये एक्चुअली होता क्या है कि द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये मीनिंग है, इसका मीनिंग जो होता है द मेनी फॉर्म। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन द पॉलीमॉर्फिज्म एज द एबिलिटी ऑफ ए मैसेज टू डिस्प्ले इन मोर देन वन फॉर्म। वो एक से ज़्यादा फॉर्म में आप डिस्प्ले उसको कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। जैसे एक लेडी बिहेव लाइक ए टीचर, कोई एक लेडी है जो टीचर भी है इन ए क्लासरूम में, ठीक है, एंड मदर और डॉटर इन द होम, और वो मदर भी है और डॉटर भी है इन ए होम में, एंड कस्टमर इन ए मार्केट। है एक ही लेडी लेकिन इनके फॉर्म्स अलग अलग है। ठीक है, एक टीचर भी है एक क्लासरूम में, एक क्लासरूम की एक टीचर भी है, एक मदर भी है, एक डॉटर भी है, एंड कस्टमर इन मार्केट। तो इस टाइप का जो फॉर्म होता है कि एक ही है, बिहेव एक ही है, लेकिन उसके बिहेवियर आपके अलग अलग मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ए सिंगल पर्सन इज बिहेविंग डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन के हिसाब से आप एक पर्सन मतलब डिफरेंट थिंग जो है वो बिहेव कर रहा है, तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, देखिए सी प्लस प्लस वी हैव टू टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इन सी प्लस में दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना है। एक होता है आपका कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैटिक या फिर अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, ये आप जो होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कोई एक नाम से जाना जा रहा है, उसके दूसरे नाम से भी जाना जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, कि कभी कभी क्वेश्चन में आपका ये नाम दे दिया जाएगा और ऑप्शन में ये भी नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को आप सही से देख लेना। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक और लेट बाइंडिंग बोलते हैं इसको। रन टाइम को हम लोग डायनेमिक बोलते हैं या फिर लेट बाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म की देखते हैं कितने टाइप्स के वो होते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म जो होते हैं इनके टू टाइप्स में आते हैं, एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता है आपका एक वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की देखते हैं हम लोग। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर लोडिंग जो है ये परफेक्ट एग्जांपल है आपका किसका, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक परफेक्ट एग्जांपल है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता है क्या आखिर। देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शन विथ सेम नेम, बहुत सारे फंक्शन हैं उनका सेम नेम हो, नेम सेम रहेगा फंक्शन का बट डिफरेंट पैरामीटर्स रहेगा उनका, देन दीज फंक्शंस आर सेड टू बी ओवरलोडेड। तो उसको हम लोग वो क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। मल्टीपल फंक्शन रहेंगे, सेम नेम का रहेगा, लेकिन जो पैरामीटर्स हैं फंक्शन के अंदर वो आपका डिफरेंट होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे ओवरलोडिंग होता है ना, जैसे मैंने कोई ए फंक्शन ले लिया, ठीक है, ये पैरामीटर आपका अलग अलग रहेगा, इसमें पैरामीटर कुछ और रहेगा, इसमें पैरामीटर कुछ और रहेगा। ठीक है, तो ये अगर फंक्शन में 2 3 4 जितना भी यूज़ कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलेंगे इसको। ठीक है, एंड फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड बाय द चेंज इन नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स और चेंज इन टाइप ऑफ आर्गूमेंट। फंक्शन ओवरलोडेड भी हो सकता है कैसे, चेंज द नंबर ऑफ आर्गूमेंट चेंज कर दीजिए या फिर टाइप ऑफ जो आर्गूमेंट्स दे रहे हो आप वो भी चेंज कर सकते हो। एक है आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इन C++
ऑल्सो प्रोवाइड ए ऑप्शन टू ओवरलोड ऑपरेटर। सी प्लस में आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी कैन मेक ऑपरेटर, जैसे ऑपरेटर को हम लोग यूज़ करते हैं ना, प्लस माइनस जो भी इसका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन फॉर ए स्ट्रिंग क्लास टू कॉन्केटेनेट टू स्ट्रिंग। जैसे ये जो आपका एडिशन है तो इससे आप टू स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट कर सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो। वी नो दैट दिस इज एडिशन ऑपरेटर, तो whose task to be add to ऑपरेंड, ठीक है। तो सिंगल ऑपरेटर एडिशन व्हेन प्लेस बिटवीन द इंटीजर, जब इसको किसी इंटीजर के बीच में है प्लेस किया जाता है, तो एट देम व्हेन प्लेस बिटवीन द स्ट्रिंग ऑपरेटर, इसको हम लोग कॉन्केटनेट देम करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है। इस टाइप के जो फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात देख लेते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग इज द एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन को जब ओवरराइड होता है फंक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ये परफेक्ट एग्जांपल है, फंक्शन ओवरराइडिंग। देखिए फंक्शन ओवरराइडिंग होता है क्या एक्चुअली में, व्हेन ए चाइल्ड क्लास डिक्लेयर्ड ए मेथड, जब कोई चाइल्ड क्लास डिक्लेयर करता है एक मेथड को, तो विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास। जब वो डिक्लेयर करता है तो जो इसने जो क्लास डिक्लेयर किया, ये ऑलरेडी आपका प्रेजेंट कहाँ रहेगा, पेरेंट क्लास में। देन दिस इज कॉल्ड द फंक्शन ओवरराइडिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन ओवरराइडिंग। हेयर चाइल्ड क्लास ओवरराइड द पेरेंट क्लास। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड क्लास है वो ओवरराइड कर रहा है आपका पेरेंट क्लास को। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने इनहेरिटेंस में पढ़ाया है। जैसे कोई फंक्शन है आपका, मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है, ए फंक्शन जब आप डिक्लेयर कर रहे हो, ए फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, ये आपका कोई चाइल्ड क्लास में रहेगा, ठीक है। तो ये चाइल्ड क्लास में कब रहेगा, जब ये फंक्शन ऑलरेडी आपका पेरेंट क्लास में रहेगा। तो ये पेरेंट क्लास का जो क्लास आप चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर कर रहे हो, तो इसको हम लोग, ये फंक्शन यहाँ आपका ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अब फंक्शन ओवरराइडिंग किसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। In case of function overloading, we have two definition of the same function. One is parent class or one is child class. The call to function is determined at the runtime, decide which definition of the function is to be called. That's the reason it is called as a runtime polymorphism. उस वक्त को डिसाइड नहीं हो पाता है इसमें से चाइल्ड को पहले कॉल किया जाए या फिर पेरेंट को, तो कॉल द फंक्शन, तो ये आपका रन टाइम पर ये डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन आपको कॉल होगा, इसीलिए हम इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि कंपाइल टाइम और रन टाइम में क्या डिफरेंस है। देखिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में होता है फंक्शन टू बी इन्वोक इज नोन एज ए कंपाइल टाइम, ठीक है। रन टाइम में क्या होता है, फंक्शन टू बी इन्वोक्ड इज नोन एज रन टाइम। एक कंपाइल टाइम पर आपको इन्वोक होता है, ये रन टाइम पर इन्वोक होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओवरलोडिंग। कंपाइल टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। एंड अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम को ओवरराइडिंग या फिर डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। Overloading is a compile time polymorphism when more than one method having the same name but with a different number of parameters or type of the parameters, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग क्या होता है, इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म व्हेन मोर देन वन मेथड हैविंग द सेम नेम एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स। इसमें क्या होता है कि जो आपका मेथड है वो सेम नेम का रहेगा
और जो पैरामीटर्स भी है वो भी आपका सेम ही रहेगा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स सेम रहेगा, तो वहाँ आपका फंक्शन ओवरराइड कर जाता है। ठीक है, अब देखिए कंपाइल टाइम में क्या होता है कि इट इज़ अचीव बाय द फंक्शन, इसको हम लोग अचीव कैसे करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। ये अचीव कैसे होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और ये जो होता है रन टाइम, ये आपका होता है अचीव वर्चुअल फंक्शन एंड पॉइंटर्स, इसको हम लोग अचीव करते हैं। इट प्रोवाइड फास्ट एग्जीक्यूशन, इट इज़ नोन एज द कंपाइल टाइम। ये आपका एग्जीक्यूशन फास्ट करता है तो इसको हम लोग कंपाइल टाइम बोलते हैं। ये आपका एग्जीक्यूशन स्लो एग्जीक्यूशन करता है, इसलिए हम आपको इसको रन टाइम बोला जाता है। इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल एज मेनली ऑल द थिंग्स एग्जीक्यूट एट द कंपाइल टाइम। ये थोड़ा लेस फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल टाइम पर। और आपका ये आपका मोर फ्लेक्सिबल ज़्यादा है आपका, जैसे ऑल द थिंग्स एग्जीक्यूट एट द रन टाइम। ठीक है, ये आपके मेजर डिफरेंस थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो ये स्टैटिक पोर्शन है आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं आपके। अब वर्चुअल फंक्शन की बात करते हैं। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? ए सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शन इज़ ए मेंबर फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन जो है वो है क्या है, मेंबर फंक्शन इन द बेस क्लास दैट यू आर रीडिफाइन इन द ड्राइव क्लास। इट इज़ डिक्लेयर्ड यूजिंग द, एक इसका स्पेशल कीवर्ड आता है वर्चुअल कीवर्ड। इट इज़ यूज टू टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म द डायनेमिक लिंकेज और लेट बाइंडिंग ऑन द फंक्शन। ये कंपाइलर को परफॉर्म कराने के लिए बोलता है डायनेमिक लिंकेज और लेट बाइंडिंग ऑन द फंक्शन में। ए वर्चुअल इज अ कीवर्ड प्रेसिडिंग द नॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। व्हेन अ फंक्शन इज मेड वर्चुअल, जब कोई फंक्शन आपका वर्चुअल होता है तो सी प्लस प्लस डिटरमाइंस विच फंक्शन इज टू बी इन्वोक्ड एट रन टाइम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड बाय द बेस क्लास ऑफ द पॉइंटर। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई फंक्शन आप वर्चुअल करते हो तो सी प्लस प्लस वो उसको इन्वोक करता है रन टाइम बेस्ड पर कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंटेड बाय द बेस क्लास इज ए पॉइंटर है या नहीं, तो उसी हिसाब से वो आपको एग्जीक्यूट कराता है वो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनकैप्सुलेशन। देखिए, इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। इसमें जो होता है कि डेटा को आप कंबाइन करते हो एंड फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में, इसको हम लोग, ये इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस है कि डेटा मेंबर को और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन करके रखता है। दिस इज़ टू प्रिवेंट टू एक्सेस द डेटा डायरेक्टली, ताकि डेटा इसे कोई एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर पाए। द एक्सेस टू द टाइम इज प्रोवाइडेड थ्रू द फंक्शन इज द क्लास। इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट हेल्प इन अ डेटा हेडिंग। ये डेटा हेडिंग में काफ़ी हेल्प करता है ये। ठीक है, देखिए ये कैसे अचीव होता है इन क्लास में। देखिए, कोई भी आप मेंबर्स आप डिक्लेयर कर रहे हो तो पहले मेक ऑल डेटा प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट कर दोगे तो ये सिर्फ सिक्योर हो जाएगा, इसलिए हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं ताकि वो कोई सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसको हम लोग यूज़ किया जाता है। ताकि प्राइवेट कर देने पर डेटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ प्राइवेट फंक्शन ही इसको एक्सेस कर पाएंगे। इट इज़ कंसिडर्ड टू गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर योर क्लास एट्रीब्यूट एज प्राइवेट एज ऑफन यू कैन। और जितना हो सके आप डेटा एट्रीब्यूट को आप प्राइवेट में डिक्लेयर करो, उतना आपके लिए वो सिक्योर होगा। इनकैप्सुलेशन इंश्योर द बेटर कंट्रोल ऑफ योर डेटा बिकॉज ऑफ यू अदर कैन चेंज वन पार्ट ऑफ द कोड विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स पार्ट। इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डेटा, ये डेटा का सिक्योरिटी को इंक्रीज कर देता है। क्रिएट पब्लिक सेटर एंड गेटर फंक्शन फॉर ईच डेटा मेंबर इन सच अ वे दैट
set the function and set the value of data members and get the function and get the value of data member। अब सेट और गेट, सेटर और गेटर मीटर फंक्शन से आप ये जो आपका फंक्शन है सेटर एंड गेटर फंक्शन से आप डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, अगर आप प्राइवेटली उसमें आप कर रहे हैं तब। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। कोई मैंने क्लास डिक्लेयर किया, एग्जांपल EN कैप, ठीक है। प्राइवेट मैंने डिक्लेयर किया इंट नम एंड कैरेक्टर CH। अभी यहाँ मैं आपको एक कमेंट दिखा देता हूँ क्या है इसका। सिंस वी हैव मार्क दिस डेटा एज ए प्राइवेट मेंबर, हमने इसको डिक्लेयर किया है। एनी एंटिटी आउटसाइड दिस क्लास कैन नॉट बी एक्सेस, ठीक है। डेटा मेंबर डायरेक्टली दे हैव टू बी यूज गेटर एंड सेटर फंक्शंस, ठीक है। ये प्राइवेट डिक्लेयर किया। उसके बाद मैं पब्लिक डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये फंक्शन है। पब्लिक में हमने क्या डिक्लेयर किया, ये फंक्शन को इन गेट, उसके बाद कांस्टेंट मैंने ये दिया अपना और रिटर्न दिया नम। तो गेटर फंक्शन टू गेट द वैल्यू डेटा मेंबर्स एंड सिंस दीज फंक्शंस आर पब्लिक तो दे कैन बी एक्सेस। ये पब्लिक है तो ये एक्सेस हो सकता है, आउटसाइड द क्लास हो सकता है, एंड डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो बाद फिर हमने कैरेक्टर वैल्यू को मतलब डिक्लेयर किया फंक्शन को। अ सेटर फंक्शन दे आर कॉल्ड असाइनिंग द वैल्यू। उसके बाद फिर हमने प्राइवेट डेटा मेंबर्स एक्सेस किया यहाँ से। ये वाइड सेट नेम इंट नम, तो ये दिस जो आपको बताया था हमने कैसे एक्सेस किया जाता है, दिस कमांड के बारे में बाद में बताएंगे इसको। नम इसको मैंने यहाँ से इसे एक्सेस कर लिया, ठीक है। ये जो सेट और गेट मेथड है ये एक्सेस करने का है आपको, तो सेट और गेट मेथड से आप एक्सेस कर सकते हो इसमें। तो वाइड सेट से मैंने कैरेक्टर लिया CH, तो दिस जो है ये एक्सेस कर लेगा आपका करंट वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया। मेन फंक्शन में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, उसके बाद ऑब्जेक्ट के जितने भी वैल्यू आपने डिक्लेयर किए हैं वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं डॉट मेथड से। उसके बाद फिर वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शंस इन C++, ठीक है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट essential and important feature of object oriented programming in C++। ये C++ का इम्पोर्टेंट और essentials ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। एब्स्ट्रैक्शंस, जो एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स होता है डिस्प्लेइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड हाइडिंग द डिटेल्स। वो जो इम्पोर्टेंट जो आपका इंफॉर्मेशन है वो शो करेगा, बाकी का डिटेल्स वो हाइड कर लेगा, ठीक है। Data abstraction refers to providing only essential information about the data to the outside world and hide the background details और implementation वो शो नहीं करता है बैकग्राउंड डिटेल्स में, वो सिर्फ essential information जो होता है वही आपको शो करेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है आपका एब्स्ट्रैक्शंस का, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं आपके वो क्वेश्चन यहीं से आते हैं आपके। एब्स्ट्रैक्शंस क्या है, इंटरफेस क्या है, इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपका जो बेसिक जो थ्योरी है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल को हम लोग समझ लेते हैं। ए मैन ड्राइविंग ए कार, द मैन ओनली नो दैट द प्रेसिंग द एक्सेलरेटर विल बी इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार। वो आदमी जो गाड़ी चला रहा है, इंक्रीज द मैन ओनली नो दैट की प्रेसिंग द एक्सेलेटर विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कार, कि एक्सेलेटर प्रेस करने से ही गाड़ी का स्पीड बढ़ेगी। एंड अप्लाइंग ब्रेक्स विल, जब ब्रेक लगाएगा है तो गाड़ी रुक जाएगी। बट ही डजंट नो अबाउट द प्रोसेसिंग प्रेसिंग एक्सेलेटर ऑफ द एक्चुअली इंक्रीजिंग, लेकिन वो एक्चुअली में वो जान नहीं रहा है कि ऐसे होता है। ही डजंट नो अबाउट द इनर मैकेनिज्म, वो उसके बाद उसको मतलब इनर मैकेनिज्म के बारे में पता नहीं है। द कार और इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलेरेटर एंड ब्रेक etc इन द, तो उसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उसी पर है, ठीक है। अब हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे अचीव किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस, क्लास के थ्रू कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग द C++ क्लासेस। Class helps us to grow up data members and member function using available
एक्सेस स्पेसिफायर, तो इसको हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए क्लास कैन डिसाइड विच डेटा मेंबर विल बी विजिबल टू द आउटसाइड वर्ल्ड और विच इज़ नॉट। वो क्लास मेंबर ही डिफाइन करेगा कि किस डेटा को हमको मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड में दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है, ये कंप्लीट आपका क्लास करेगा। अब हम लोग एब्स्ट्रैक्शंस इन हेडर फाइल्स में, अब हेडर फाइल्स के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। और मोर टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन C++ कैन बी हेडर फाइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसीडर ए पावर फंक्शन है, आपका मेथड है प्रेजेंट इन अ, ये किस में होता है, मैथ डॉट हेडर फाइल्स में होता है। व्हेनेवर वी नीड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ नंबर, जब हमको ये ज़रूरत पड़ता है पावर कैलकुलेट करने के लिए, तो सिंपली हम लोग सिर्फ फंक्शन को कॉल कर देते हैं, जो कि ये इसमें रहता है, मैथ डॉट एच हेडर फाइल्स में रहता है। एंड पास द, उसी हिसाब से हम लोग आर्गूमेंट पास करते हैं विदाउट नोइंग द अंडरलाइंग एल्गोरिथम। हम लोग उसके बारे में जो मैथ डॉट एच का जो एल्गोरिथम है उसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं रहता है, अकॉर्डिंग टू द विच फंक्शन इज एक्चुअली कैलकुलेटिंग पावर ऑफ द नंबर्स। तो इस तरह हम लोग हेडर फाइल्स के थ्रू भी एब्स्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं वो है, so access specifiers are the main pillar for implementing abstractions in C++. We can use access specifier to enforce restriction on the class member. For example, member declared as a public in a class can be accessed from anywhere in the program. अगर आप मेंबर को पब्लिकली डिक्लेयर करोगे क्लास में तो कहीं भी एक्सेस आपका हो सकता है। ठीक है, अगर वो डिक्लेयर करोगे प्राइवेट क्लास में तो कैन बी एक्सेस ओनली विद इन द क्लास रेंज में ही वो आपका एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट है। दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस, वो मतलब आउटसाइड द क्लास आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह हम आप मतलब एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू एब्स्ट्रैक्शंस अचीव कर सकते हैं। ये इसका एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल है इसका। ये प्राइवेट में मैंने ए भी ले लिया फंक्शन, प्राइवेट में ले लिया। पब्लिक में मैंने एक फंक्शन लिया वाइड इंट एक्स इंट वाई, ए का वैल्यू एक्स है, बी का वैल्यू वाई है, ये वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, एक मैंने फंक्शन लिया डिस्प्ले, एक सेट जो आर्गूमेंट वाला फंक्शन था, ये विदाउट आर्गूमेंट का मैंने फंक्शन ले लिया। ठीक है, ये आउटपुट हो जाएगा उस फंक्शन का। मेन फंक्शन पर आते हैं। मेन फंक्शन में मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को एक्सेस किया। अब इसमें आपका वैल्यू 10 और 20 आपका आउटपुट आएगा, 10 और 20। एक्स और वाई क्यों नहीं आएगा, ये देखिए, एक्स और वाई हमने क्या डिक्लेयर किया है, आपका ए का जो वैल्यू है, ए और बी क्यों नहीं आएगा एक्स का जगह पर, क्योंकि ए का जो वैल्यू है ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट आपका डेटा किसी आउटसाइड दी क्लास में आप एक्सेस उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह वैल्यू आपका ये ए एंड बी नहीं आएगा। जो वैल्यू आप यहाँ दोगे बाय डिफ़ॉल्ट 10 एंड 20 वही आपका यहाँ डिस्प्ले होगा। तो इस तरह ये वर्क करता है। तो यू कैन सी द एवर प्रोग्राम वी आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द वेरिएबल ए एंड बी। देखिए ए एंड बी आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हाउएवर वन कैन कॉल द फंक्शन सेट और सेट द वैल्यू एंड ए एंड बी फंक्शन डिस्प्ले टू द डिस्प्ले ऑफ वैल्यूज ए एंड बी। इसका एडवांटेज देख लीजिए क्या क्या है, हम लोग क्यों यूज़ करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शंस का। हेल्प द यूज़र टू अवॉइड राइटिंग द लो लेवल कोड, अवॉइड द कोड डुप्लीकेशन एंड इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है रीयूजेबिलिटी कोड को। कैन चेंज द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग द यूजर्स एंड हेल्प्स टू increase security of application or program on as only important details provided the users। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरफेस इन C++। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर द वे टू अचीव एब्स्ट्रैक्शंस। जो आपका जो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसके थ्रू आप अचीव कर सकते हैं क्या, एब्स्ट्रैक्शंस इन C++।
एब्स्ट्रैक्शंस इन सी प्लस प्लस इज द प्रोसेस टू हाइड द इंटरनल डिटेल्स। क्या करता है ये? इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है एंड शोइंग फंक्शनैलिटी ओनली। सिर्फ ये फंक्शनैलिटी को शो करता है और इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर लेता है। एब्स्ट्रैक्शंस कैन बी अचीव बाय टू वेज। इसको दो तरीके से हम आप लोग अचीव कर सकते हैं। एक है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। इन सी प्लस प्लस वी यूज टर्म एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस इंटरचेंजेबली। ए क्लास विद प्योर, जो भी क्लास में आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा वो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, ठीक है। उसमें एक आपका वर्चुअल फंक्शन कीवर्ड लगा रहेगा, उसी को आप वर्चुअल फंक्शन बोलेंगे और वही अचीव करेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। इन प्योर वर्चुअल फंक्शन मार्क विद क्या रहेगा? प्योर वर्चुअल कीवर्ड रहेगा। यू कैन कॉल दिस फंक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एज द नो बॉडी। ड्राइव क्लास मस्ट गिव द इम्प्लीमेंटेशन टू ऑल द प्योर वर्चुअल फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास। इट विल बिकम ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय डिफॉल्ट। कुछ रूल्स हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के। एज वी हैव सीन दैट एनी क्लासेस दैट हैज़ ए प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। वी कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। आप इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते किसका? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का। इफ़ आई हैव रिटेन दिस लाइक एनिमल ऑब्जेक्ट इन द प्रोग्राम इट वुड बी कॉज एक कंपाइलेशन एरर आपको आ जाएगा। तो वी कैन क्रिएट ए पॉइंटर रेफरेंस। तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए एक पॉइंटर वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के एक्सेस कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में, ठीक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन हैव कंस्ट्रक्टर, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का क्या है? कंस्ट्रक्टर हो सकता है। इफ ड्राइव क्लासेस नॉट इम्प्लीमेंट, अगर कोई ड्राइव क्लासेस है वो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन से ऑफ द पेरेंट क्लास का, तब वो ड्राइव क्लास बिकम ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा वो, ठीक है। अब इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस क्या होता है? जो इंटरफेस जो है वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर और कैपेबिलिटीज़ ऑफ सी प्लस प्लस क्लास विदाउट कमिटिंग टू द पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट क्लास। ये क्या करता है? ये बिहेवियर और कैपेबिलिटी ऑफ द क्लास को डिस्क्राइब करता है विदाउट कमिटिंग पार्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास। जो उसका एक पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन होता है क्लास का, उसका विदाउट कमिट करते हुए ये डिस्क्राइब करता है और बिहेवियर और कैपेबिलिटीज़ को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। इन सी प्लस प्लस इंटरफेस आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सी प्लस प्लस में आप इंटरफेस कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एंड दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डेटा एब्स्ट्रैक्शन। दिस कंसेप्ट ऑफ कीपिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, जो कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को कीप करता है, रखता है एंड सेपरेट फ्रॉम द एसोसिएटेड डेटा से वो अलग रखता है, ठीक है। तो आपका इंटरफेस का जो बेसिक क्लियर था, ये यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आप जो जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो उससे और भी आपके मतलब कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू करने से ही आपका बहुत सारे डॉट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।